So today we are going to start our last class on law of returns. देखो लॉ ऑफ रिटर्न्स का मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया था जहां पे मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको क्लियर कर दिए थे। आज मैं कुछ और डेफिनेशंस लेकर आया हूं, जैसे टोटल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखो टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बाय कंबाइनिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखो मैंने कहा था कि हम लोग शॉर्ट रन में हैं। शॉर्ट रन का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे आप अपने सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं, कुछ फैक्टर चेंज नहीं होते, तो वहां पर दो फैक्टर एग्जिस्ट कर जाते हैं, वन इज द फिक्स, द अदर वन इज द वेरिएबल। हमारे एग्जाम्पल में सोचो हमने वेरिएबल फैक्टर को लेबर पकड़ लिया है और फिक्स्ड फैक्टर को आप लैंड भी पकड़ सकते हैं या मशीनरी भी, एज पर योर चॉइस। तो हम मशीन पकड़ लें। बात क्या होती है कि जब आप मशीन के साथ लेबर को मिक्स करते हैं, लेबर को अटैच करते हैं, तो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और आप क्या करते हैं, मशीन को तो कांस्टेंट रखते हैं, मशीन को नहीं बढ़ाते, लेकिन लेबर की क्वांटिटीज आप बढ़ाते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट में चेंज आता है, मींस प्रोडक्शन में चेंज आता है उसको। और टोटल लेबर्स मिलके जितना प्रोडक्शन कर देते हैं उससे हम लोग टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। एवरेज वर्ड सर मतलब ही है, एवरेज मींस टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर, मींस एक लेबर कितना क्वांटिटी बनाया उसे हम लोग कहते हैं टोटल एवरेज प्रोडक्ट। जस्ट डिवाइड कर देते हैं टोटल के साथ लेबर को। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल। मतलब क्या, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है कि पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर कितना बनाता है। और मार्जिनल का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा लेबर को लाने से आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है उसे कहते हैं मार्जिन। तो बात तो सिंपल सी थी, तीन चीजें थी, लेकिन मैं अब आपको सिखाता हूं एक ऐसा टेबल जो मैंने फॉर्म किया हुआ है। आप समझना, आपके बुक में भी मिलेगा ये। जब जीरो लेबर थे तो टोटल प्रोडक्ट का जीरो था। जब एक लेबर आपने बढ़ाया आपका प्रोडक्शन 100 हुआ, दूसरा आपने बढ़ाया 220 हुआ। जनरली क्या होता है कि इस पॉइंट पे आकर हमारे मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जब एक लेबर था 100 बना तो 2 पे 200 होता, 220 हुआ। इसका मतलब क्या कि सेकंड लेबर के आने से प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए था उससे भी क्या हुआ, ज्यादा बढ़ा। तीसरा लेबर आया तो 360 हो गया। देखो आप चेंज को ध्यान देखो, 120 का चेंज है, यहाँ 140 का चेंज है, यहाँ 160 का चेंज है। मीन्स क्या, हर बार पहले 4 यूनिट तक प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए था उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है। फिफ्थ में आके हम ये देख रहे हैं कि ये 130 पे आ गया, फिर ये 100 पे आ गया, फिर ये 90 पे आ गया। ऐसे करते 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 यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव है। ये सेम चेंज आप जो मैंने ये आपको बना के दिखाया ये आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि एमपी का तो मतलब ही सर ये था कि एक एक वर्कर के बढ़ने से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा उसे ही तो हम एमपी कहेंगे। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है बच्चों का कि सर ऐसा क्या हुआ। नॉर्मली हम तो यही जानते हैं कि सर वर्कर का अगर बढ़ रहा है तो हमारा तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, सडनली प्रोडक्शन कम क्यों होने लगा। बाद में देखा गया कि प्रोडक्शन फॉल होने लगा, स्पीड कम होने लगी, ऐसा क्यों। देखो मैं एक बात बताता हूं। सपोज करो कि आपके एक फैक्ट्री है बॉल पेन की, जो आपके बुक में एग्जाम्पल है। बुक में आपके 5 मशीनरीज लिया उन्होंने, मैं 4 मशीनरीज लेता हूं। तो फर्स्ट 4 मशीनरीज, सोचो आपके फैक्ट्री में 4 मशीन्स हैं और इनिशियली अगर एक भी वर्कर नहीं काम कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन क्या होने वाला है सर, 0 होने वाला है। उसके बाद आप अगर गौर करो तो आपका एक लेबर जैसे ही एंटर किया तो प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 हुआ। तो सर प्रोडक्शन 100 हुआ, ठीक है। तो एक वर्कर आके 100 बनाया, जैसे ही दूसरा वर्कर घुसा। तो एक बात बताओ, एक वर्कर क्या अकेले चारों मशीन को ऑपरेट कर सकता है, सर नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन पे आप ये देख रहे हैं कि फिक्स्ड फैक्टर का क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू द वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आप बोलेंगे ये सर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे ही सेकंड लेबर घुसेगा तो पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से आप मशीनों को हैंडल करेंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ शार्प राइज इन द प्रोडक्शन, इसीलिए 220 पे बैठता है। फिर जैसा ही तीसरे वर्कर घुसता है तो और बेटर तरीके से मशीनों को हम हैंडल करेंगे, इसीलिए प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ता है, इसलिए 360 आपको नजर आता है।
फोर्थ वर्कर आते ही 520, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास कितने मशीन्स थे? 4। हमें वर्कर भी कितने चाहिए थे? कम से कम सर 4, जिससे वो प्रॉपरली चीजों को हैंडल कर सके। तो जो चीज आपको मैं समझा रहा हूं कि इनिशियल स्टेजेस में प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए था उससे भी ज्यादा बढ़ा, इसीलिए इस स्टेज का नाम इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। और इंक्रीजिंग रिटर्न होने के 2 पॉइंट होते हैं, एक अंडर यूटिलाइजेशन से फुलर यूटिलाइजेशन तक का जो सफर होता है, उसकी वजह से आप हर बार देखते हैं कि प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए था उससे भी ज्यादा बढ़ा। और डिवीजन ऑफ लेबर को आप नोटिस करते हैं, क्योंकि वर्कर्स ने अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन एंड परफेक्शन हैव डिवाइडेड वर्क बिटवीन देम, और एक एक वर्कर ने एक एक मशीन क्या कर ली, अपने हिस्से में रख ली, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए था उससे भी ज्यादा बढ़ने लगा। सडनली क्या हुआ, जब 5th वर्कर घुसा, अब उसके लिए तो जगह थी नहीं, मैंने फिर भी घुसा दिया। अब क्यों घुसाया? देखो, आप जब जानते हैं कि आपके पास 4 ही मशीन है, फिर भी वर्कर को क्यों घुसाया सर? देखिए, तब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हुआ। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से सर नहीं बढ़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का डिस्टर्ब्ड होना, डिस्टर्बेंस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब्ड। और दूसरा जो होता है वो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। देखो, अगर किसी मालिक या किसी ओनर का या किसी एंटरप्रेन्योर का ये सोच है कि मशीनरीज एंड लेबर्स आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, मतलब मशीन की काम लेबर कर सकता है, लेबर का काम मशीन, तो अगर वो सोच रखता है कि लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाने से हम मशीन वाला प्रोडक्शन कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बट टू अ सर्टेन लिमिट। कुछ ऐसे काम होंगे जो लेबर मशीन के कर सकता है और मशीन लेबर के, बट दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो ये सोच जो था मैनेजमेंट का कि लेबर को बढ़ाते जाओ और मशीन को कांस्टेंट रखो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बढ़ेगा इनिशियली थोड़ा सा, लेकिन जो रेट होगा वो डिमिनिशिंग होगा। और जो कॉम्बिनेशन हमारा था 4 मशीन इक्वल्स टू 4 वर्कर्स, जैसे वो डिस्टर्ब हुआ, 5वां 6वां 7वां 8वां जब भी कोई लेबर घुसा उसके लिए काम था नहीं। जब उसके लिए काम बनाया गया तो इन चारों ने अपना अपना कुछ काम सेक्रीफाइस किया। तो जैसे मैं इसको काम देने लगा तो ये लोग क्या होने लगे, अंडर यूटिलाइज होने लगे। तो जो रिटर्न आना चाहिए था बाय यूटिलाइजिंग ऑल द वेरिएबल फैक्टर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी, वो फॉल होने लगा, जिसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हुआ। फिर सडनली सर इतना फॉल हो गया कि नेगेटिविटी हमारे आ गया प्रोडक्शन में। क्यों आ गया? बिकॉज उसको नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। सर नेगेटिव क्यों हो गया? नेगेटिव होने के पीछे बस एक ही रीजन था, वो था मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतना ग्रुप ऑफ पीपल को हम हैंडल करें। बिकॉज कोई ना कोई वर्कर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के माथे थोप देगा, और मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं था। और एक और चीज है, आपके बुक में एक पॉइंट और है जिसमें लिखा हुआ भी है, जब आप कहीं खाना बनाते हैं और ज्यादा शेफ को ले आते हैं तो बोलता है ना कि खाना खराब होने वाला ही है, क्योंकि इतने वर्कर आ गए थे कि जहां पे मशीन बहुत कम बच गया था। तो ऑब्वियसली क्या होगा, मशीन एग्जॉस्ट करेगा और जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो प्रोडक्शन फॉल करने लगेगा। तो ये तो था आपका कॉजेस जो मैंने बता दिया। अब मैं आपको इस टेबल से 2 रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। देखो, पहला जो रिलेशनशिप होगा वो टीपी और एमपी का अगर मैं करूं तो आप क्या देखते हैं? देखो, टीपी और एमपी का रिलेशन, अगर आप टीपी और एमपी का रिलेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे सर? तो रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो कैसे लिखेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इनिशियली टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इनिशियली आप क्या लिखेंगे? टीपी इज, आपके बुक में सब लिखा हुआ है, इनिशियली टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, when TP is increasing at decreasing rate, MP starts to fall. तीसरा आप लिख सकते हैं when TP reaches its maximum, MP becomes 0, and when TP starts to fall, MP becomes negative.
तो ये था आपका टीपी एमपी का रिलेशन, आप बुक से लिख लेना, मैंने डिक्टेट कर दिया। अब आता है एमपी और एमपी का। देखो एपी कैसे निकाला मैंने, 100 डिवाइड बाई 100, 220 बाई 200, 360 बाई 3 120, ऐसे मैंने निकाल दिया। आप जब एवरेज प्रोडक्ट को देखते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट भी देखो स्टार्टिंग से ही बढ़ रहा है, अपना मैक्सिमम पॉइंट पहुंचता है, उसके बाद ये फॉल करता है, लेकिन कभी जीरो नहीं होता। एपी सर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एपी किस पे डिपेंड करता है, टीपी पे, और टीपी कभी जीरो नहीं होगा। प्रोडक्शन फॉल कर सकता है, लेकिन प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, और प्रोडक्शन अगर कुछ ना कुछ होगा तो टीपी का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। दैट इज एपी कैन नेवर बिकम जीरो। अब जो बात हमको कहनी है कि सर इनिशियली अगर इसका हम लोग बोलें तो क्या होगा, देखो यहां पर एपी और एमपी में दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एपी में इंक्रीमेंट कम क्यों दिखता है। देखो जब ये वर्कर आया तो 220 यूनिट बढ़े, लेकिन ये 220 क्या हुए, दो वर्कर में बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है कम हो गया। देखो अगर अब ध्यान दोगे तो दूसरे वर्कर के आने से एक्स्ट्रा 20 बना, अब क्योंकि वो 20 दो वर्कर के बीच में बढ़ गया, इसीलिए आपका ये 110 आ गया। लेकिन मार्जिनल में तो हम सिर्फ चेंज एक लेबर के बारे में दिखाते हैं, इसलिए 120 रह गया। तो यहां पे आप बोल सकते हैं इनिशियली एमपी इज इंक्रीजिंग बट टीपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट एट ए स्लोअर रेट। मीन्स एमपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एपी फॉल कर रहा है, एपी भी बढ़ रहा है बट एट अ स्लोअर रेट देन एमपी। व्हेन एमपी स्टार्ट्स टू फॉल, एपी इज ऑल्सो फॉलिंग। ऐसा नहीं कि एपी फॉल नहीं करता है, एपी भी फॉल करता है, बट द रेट ऑफ फॉल इन एपी is much slower than the rate of fall in MP. MP also becomes zero and goes down up to negativity, but AP continues to fall but never become zero. अब जो हमारा लास्ट पार्ट है, तो आपको रिलेशनशिप मैंने बता दिए, सारे डेफिनेशंस बता दिए, मैंने कॉजेस बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट है। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ाते रहते हैं, जो मैंने टेबल बना दिया, तो उसमें क्या होता है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। इनिशियली इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट जो हमने देखा, देन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट हमने वो भी देखा, देन नेगेटिव रिटर्न मैंने वो भी बनाया। तो टेबल तो हमने बना दिया था, अब इसको हम लोग ग्राफिकली बनाना है। ग्राफिकली आपको करना क्या है, आप दो ऐसे ग्राफ बनाओगे, ये टीपी हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई, ये एक्स, ये ओरिजिन। एमपी और एपी एक साथ लेंगे, यहां पे आएगा यूनिट्स ऑफ लेबर और यहां पे भी यूनिट्स ऑफ लेबर। क्लियर है। अब करना क्या है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि इनिशियली इंक्रीजिंग था तो आप अपने इस एक लाइन को बनाओगे इस तरह से जो अपवर्ड ट्रेंडिंग थोड़ा सा रहे, ठीक है, और फिर थोड़ा सा आप फ्लैटर भी कर सकते हैं। इनिशियली तो इंक्रीजिंग रेट में रहेगा, फिर थोड़ा सा फ्लैटर होगा और फिर ऐसे आप ड्रॉ करो, ठीक है, और एक पॉइंट आप ऐसे यहाँ पर ले लो, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो, एक पॉइंट आप यहाँ मार्क कर लो। करना आपको क्या है कि आप को ये दिखाना है कि आप इनिशियली इंक्रीजिंग रेट में बढ़े, फिर आपने इस पॉइंट से ऐसे घूमेंगे और ऐसे जाएंगे। मीन्स आपको क्या करना है कि आप एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जहां आप ये शो करेंगे कि आप पहले इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहे थे, देयर आफ्टर आप डिक्रीजिंग रेट में बढ़ने लगे, अपना मैक्सिमम पहुंचे और उसके बाद फॉल करने लगे। यहाँ से आप एक लाइन मार्क यहाँ करोगे, एक मार्किंग आप यहाँ करोगे और एक मार्किंग आप यहाँ करोगे। करके क्या करना है, आप यहाँ से एमपी बनाओगे। जब तक ये इंक्रीजिंग रेट में टीपी बढ़ रहा था तो एमपी भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद एमपी क्या हुआ, फॉल होने लगा, फॉल हुआ और जीरो होके नेगेटिव हो गया। तो जब ये मैक्सिमम है ये जीरो है, जब ये फॉल कर रहा है ये नेगेटिव है, जब ये इंक्रीजिंग है ये मैक्सिमम है, जब ये स्लोली बढ़ रहा है तो ये फॉल कर रहा है। एपी कैसा रहेगा, एपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीज करेगा, इनिशियली अपना मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर फॉल करेगा, कभी टच नहीं करेगा। ये है आपका स्टेज 1, ये है आपका स्टेज 2 और ये है आपका स्टेज 3। स्टेज 1 वहां एंड होता है जहां पर एपी मैक्सिमम है, स्टेज 2 वहां एंड होता है जहां पे टीपी मैक्सिमम है,
और स्टेज 3 तो आप समझ गए नेगेटिविटी है। तो स्टेज 1 में आपको क्या लिखना है सर, इनिशियली टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एंड स्टार्ट्स टू फॉल, एपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। Then after TP increases at decreasing rate, reaches its maximum point, MP continues to fall and becomes 0, AP starts to fall. Stage 3 में क्या लिखेंगे, TP starts to fall, MP becomes negative and TP continues to fall but never becomes 0. तो यही था आपका चैप्टर 7 लॉ ऑफ रिटर्न्स जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। रिगार्डिंग इस चैप्टर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।